यूसीसी पर इतना इफ एंड बट क्यों? यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। एक देश एक विधान, आखिर कौन परेशान? कि जिन लोगों ने यूसीसी को सबसे पहले संविधान में डाला अर्थात कांग्रेस पार्टी, जिन लोगों ने जब गोवा में लागू हुआ तब वो सत्ता में थे वहां पर, आज वो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि खोखले नारे देती है, पर महिला अधिकार हनन करके उसको हमेशा कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। यूसीसी पर पीएम मोदी का गेम सेट। यूसीसी का जो मॉडल है ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है, हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से समान नागरिक संहिता लाने का अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार होती, संवेदनशील होती, अगर वो समान नागरिक संहिता लाना चाहती तो भारत सरकार लाती। केंद्र का कानून है तब माना जाएगा। अब राज्य में अलग अलग राज्यों में आप उसको लाना चाहते हैं, अलग अलग राज्यों की अपने अपनी विषम भौगोलिक धार्मिक राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं। एक देश एक विधान, आखिर कौन परेशान? तो क्या वाकई में लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लाने की तैयारी मोदी सरकार कर चुकी है? क्या वाकई में एक दवा सभी रोगों का इलाज यूसीसी हो सकता है? और क्या वाकई में सरकार इस विषय को लेकर जरूरत से ज्यादा गंभीर है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून
अभी शक लेगा तो लेगा कैसे, और क्या वाकई इस कानून के जरिए एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, विशेष समुदाय को? यह सवाल सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। सवाल पहले भी खड़े हुए, और जब भी एक देश एक विधान एक कानून का जिक्र किया गया, तब सवाल धार्मिक लिहाज से भी खड़े किए गए। मगर इस बीच जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी सियासी शोर उठ रहा है, यानी बच्चे पैदा करने की संख्या सीमित हो, मतलब बढ़ती आबादी को लेकर जनसंख्या कानून की बात हो रही है, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ उस लाभार्थी से छीन सकता है 2 से ज्यादा बच्चे। खैर, दिलचस्प बात यह है कि 370 जो बीजेपी दावा कर रही है, 370 को लेकर फैसला मोदी सरकार में हुआ, राम मंदिर को लेकर फैसला मोदी सरकार में हुआ, और अब यूसीसी को लेकर भी फैसला मोदी सरकार में ही हो रहा है, और इसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसी को लेकर देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। और क्या 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी यूसीसी को लेकर बड़ा फैसला लेंगे, और क्या इसका विरोध नहीं होगा? क्यों आखिरकार यह सियासी शोर इस वक्त गूंज रहा है सियासी फिजाओं में? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन साहब, उनका बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 4 मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी, कांग्रेस, साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर और राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन पहले यह बयान सुनिए। देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। हमारा देश रंग बिरंगी फूलों का एक गुलदस्ता है। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त कानून बना था, जब अंबेडकर साहब ने जिसके अंदर ये लिखा है कि हर इंसान को अपने मज़हब को फ्रीली फॉलो करने की इजाज़त होगी और अपने धर्म को प्रमोट करने की भी इजाज़त होगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। हम शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ़ क्यों है? अगर इस्लाम पहला वो धर्म है जिसने 1400 साल पहले महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था, वो अलग बात है कि लड़के का कितना हिस्सा, लड़की का कितना हिस्सा, ये कुरान शरीफ में इसका हुक्म दिया गया है। कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता। तो अलग अलग बहस यूसीसी को लेकर इस वक्त छिड़ी हुई है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बनने जा रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि यूसीसी को लेकर आखिरकार ये इफ और बट क्यों? क्या एक देश एक विधान, आखिरकार कौन है परेशान? और क्या यूसीसी के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? जैसे कि बीजेपी दावा कर रही है कि 370 राम मंदिर और अब तीसरी कसम पूरी करने की बात है, यानी कि यूसीसी की। ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। सुधा मिश्रा, कांग्रेस का तेजतर्रार चेहरा, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, जाने माने चेहरे हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गया, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फजील भाई, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। आखिरकार यूसीसी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? जरा देश को समझाइए, क्यों इतने नाराज है यूसीसी को लेकर? कोई नाराजगी नहीं है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, कुछ लोग अभी 2-3 महीना पहले आदिवासी समाज के लोग जंतर मंतर अपनी नाराजगी जाहिर किए थे, उसको मीडिया ने दिखाया नहीं, क्योंकि आदिवासी, दलित, पिछड़ों को मीडिया दिखाती नहीं। उसमें उनका क्या है कि कोई राजनीतिक एजेंडा पूरा नहीं होता, इसलिए उनको कवर नहीं करते। वरना इस मामले में सब लोगों ने
विरोध किया है और अपना अपना आपत्ति दर्ज कराई है। पार्लियामेंट से बिल पास होना है, इस पर बहस होना है, अभी सरकार का ड्राफ्ट आना है, ड्राफ्ट आने दीजिए, उसके बाद में अगर कोई दिक्कत हो बिल्कुल तो सही, कोई बिल्कुल सही। नहीं करेगा। बिल्कुल नंबर सही। एक बात, लेकिन एक बात और सुन लेकिन लीजिए। लेकिन लेकिन एक चुने हुए सांसद ये कहते हैं कि कानून आ भी जाए तो हम मानेंगे नहीं। एक सांसद से नहीं ना बिल पास होता है, हाँ मेजोरिटी से बिल पास होता है। ठीक। एक सांसद क्या कह रहे, कहने दीजिए उनको। हाँ, नंबर मतलब एक उनको बात। कहने दे। मैं चुने हुए सांसद ये कह रहे हैं कि कानून आ जाए लेकिन हम चलेंगे उसी हिसाब से। सुन लीजिए, एक सांसद से बिल पास नहीं होता है, बिल पास होता है मेजोरिटी से। बिल्कुल। और एक बात बीजेपी की मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा था, यानी हसन साहब गलत बोल रहे हैं, ये बात तो आप कह रहे हैं ना, मान रहे हैं कि हसन साहब ने गलत बोला। मेरी भी सुन लीजिए। हाँ। कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए, हमारी तो सुन लीजिए ना। अच्छा, बोलने मतलब चुने हुए सांसद जो मर्जी है हम एसटी असद के प्रवक्ता नहीं ना है, हमारा व्यू सुनिए। इन्होंने कहा था कि 370 जब खत्म किया तो कहा एक विधान एक संविधान, तो मणिपुर में 371 लागू है, जिसकी वजह से मणिपुर जल रहा है। 371 क्यों नहीं समाप्त किए? एक विधान एक संविधान देश में होना चाहिए ना। किसी के पास 100 बीघा जमीन है, किसी के पास एक धूल जमीन नहीं है। इस देश के अंदर कम से कम 40% लोग भूमिहीन है, जिनके पास घर बनाने को जगह नहीं, वो भी समान होना चाहिए। समान शिक्षा होनी चाहिए कि गरीब का बेटा और कलेक्टर का बेटा, चपरासी का बेटा और कलेक्टर का बेटा एक साथ पढ़ेगा। देश में तो बहुत कुछ जरूरत है ना। और कॉमन सिविल कोड का कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। कॉमन सिविल, देखिए इस देश में हिंदू को एक शादी करने की छूट है, लेकिन दूसरी शादी नहीं। लेकिन तमाम हमारे हिंदू दोस्त हैं जिनकी दूसरी शादियां भी हैं, शादी नहीं किया उन्होंने, लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट उनके बच्चों को प्रॉपर्टी राइट दे रहा है। तो कैसे कानून चलेगा? कैसे दहेज निरोधक अधिनियम देश में बना, लेकिन हिंदू समाज के लोग तिलक जो है कहते हैं कि हमारा धार्मिक, हम तिलक लेंगे। यानी देश में हत्याएं होती है, लेकिन हत्या के कानून को भी हटा दो। हत्या मैं कह रहा हूँ, देखिए ये कह रहा हूँ कि देश जिस तरह से इतने महान पुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर और में बैठ करके लोग हिंदू ज्यादा थे, मुसलमान कम थे, जो हमारी पार्लियामेंट जब पास की कानून आजादी के बाद, उसमें कितने सांसद मुसलमान थे? सारे हिंदू सांसद थे। उन लोगों ने जो कानून बनाया देश के लिए, सोचा समझा कानून, वो कानून से देश चल रहा है। अब इनको अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए 2024 का चुनाव 9 साल से, क्या वाकई राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए यूसीसी का जिक्र किया जा रहा है, जो डॉक्टर फजील बोल रहे हैं? 9 साल कुछ नहीं किए, अभी 1 साल तो लग जाएगा कमीशन की रिपोर्ट आने में। ला कमीशन की रिपोर्ट आएगी, फिर उस पर ड्राफ्ट बनेगा, फिर बहस होगी, तो 4-5 साल का इन्होंने क्या काम बता दिया। 1 महीने, अभी 24 में कितने दिन, 7-8 महीना बचा हुआ है। 7-8 महीने में क्या कर लेंगे ये बताइए? ये 24 में चुनाव में ये लोग हार रहे, इसकी वजह से तरह तरह का शगुफा छोड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब 24 के चुनाव से पहले ये शिगुफा छोड़ा गया है? ये सब शगुफा है सर। जुमला नंबर 3 है, सुनिए, जुमला नंबर 3 है। फजील भाई को खुदा बनने की जरूरत नहीं है और भविष्यवाणी करने की जुमला जरूरत भी नंबर नहीं 3 है। है। सुनिए, खुदा कोई नहीं है, जुमला नंबर 3 है। चुप हो जाइए ना फजील भाई, बहुत बोल लिए, थोड़ा हमारी भी तो सुन लीजिए ना। जब ऊपर वाले ने सारे मनुष्यों को एक समान बनाया, इसीलिए सिविल कोड लेके आया, सिविल यूनिफॉर्म कोड लेके आया। देखिए दिक्कत क्या है, बचपन से तो सुनते आए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर तो भेदभाव रहित रहना सिखलाई, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाई। हम आपसे यही पूछना चाहते, जानना चाहते हैं, जब किसी को ऐतराज नहीं है तो फिर किस बात का चिक्कम चिल्ली? और ये हसन होते कौन है? कौन है ये? जब समाजवादी पार्टी चुप है, खामोश है, तो ये बड़बोलेपन क्यों है? क्या हिंदुस्तान की तरक्की में जो आपसे यह कहा गया है, लॉ कमीशन, जो इंडिया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 30 दिन का टाइम दिया है, ईमेल जारी किया है, सभी धर्मों से सुझाव मांगा है, और सुझाव मांगने के बाद आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चावला जी को पता है, 1976 में 42वें संशोधन में अनुच्छेद में संशोधित करके सेकुलरिज्म लाया गया, धर्मनिरपेक्ष। उससे पहले तो था ही ना लागू, 1976 से ना। अरे 1976 से मुस्लिम का बोलबाला आने लगा ना, क्योंकि संरक्षण दे दिया इंदिरा गांधी ने। एक मिनट व्हाट्सएप ज्ञान पढ़ लिया कि बाद में। अरे भाई साहब पहले सुन तो लीजिए, आप लोग व्हाट्सएप ज्ञान पढ़ के आते हैं। अभी आपने क्या दलील दिया कि मेरा दोस्त हिंदू है भी है, 2 शादी कर लेता, 3 शादी कर लेता? आप हमारे भारत के कानून को इतना कमजोर समझते हैं?
भीमराव अम्बेडकर ने जो शक्ति दिया उसका दुरुपयोग किसने किया? उसका दुरुपयोग कांग्रेस ने किया, उसका दुरुपयोग मरहूम इंदिरा गांधी ने किया। आज फैसला हो रहा है, आज देश के सदर, आपके सदर, हमारे सदर फैसला कर रहे हैं यूसीसी लाकर, तो फिर ऐतराज क्या? एक मिनट डॉक्टर धनोज, डॉक्टर धनोज, एक मिनट। फजील साहब, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है, ये ज्ञान अभी उस विषय में नहीं जा रहे। हम इतना कह रहे हैं कि अगर लॉ कमीशन कह रहा है कि आप सुझाव दीजिए, अगर कोई आपत्ति है तो फजील भाई आप भी तो सुझाव दे सकते हो ना, दिक्कत क्या है? देखिए, मैं कह रहा हूं आर्टिकल 19 समझते हैं ना? आर्टिकल 19 हाँ। हमारे प्रस्तावना का एक धारा है। आर्टिकल 19 वो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स है कि सभी लोगों को अपने धर्मों के आधार पर अपने जीवन जीने की आजादी है। आर्टिकल 19 ये खत्म कर देंगे? बिना आर्टिकल 19 खत्म किए कॉमन सिविल कोड कैसे आ सकता है? हम हिंदू धर्म के आधार पर अपनी जिंदगी जिएंगे, हिंदू के जीवन जिएंगे, मुसलमान, आदिवासी, दलित लेना चाहिए तरीके से हम शादी करेंगे। ड्राफ्ट बन गया, किसने कहा आपसे? अरे हम कह रहे हैं ये नहीं, आपके कहने से थोड़ी ना हो गया। जब आर्टिकल 19 आपके कहने से थोड़ी ना हो गया फजील भाई। को खत्म किए बगैर आपसे मैंने पूछा, आपने ड्राफ्ट बन गया, ड्राफ्ट पढ़ लिया, ड्राफ्ट में लिखा हुआ है सब। टीवी पर बैठ के नकल बयान देते हैं, ऐसे मुस्लिम स्कॉलर जो बयान देते हैं, जो झूठ को परोसते हैं, चावला जी ऐसे स्कॉलर जो मुस्लिम स्कॉलर झूठ को परोसते हैं टीवी पर बैठ के सुबह से शाम तक, वो घातक है भारत के लिए। उस पर सफाया अभी सब कुछ तैयार भी नहीं हुआ और ये कह रहे सफाया है। उसी से ये लोग घबरा करके अब यूसीसी में फंसा रहे। 100 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है, 100 रुपया लीटर। हाईवे सब खाली पड़ा है, फजील भाई एक मिनट, उस पर बात नहीं करके एक मिनट, कौन बात नहीं करता? एक मिनट सुन लीजिए फजील भाई, एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। कौन बात करता है, कौन नहीं करता, लेकिन मैं करता हूं। आपने सवाल उठाया, सवाल का जवाब पक्का लूंगा। जो सवाल आपने उठाया, ठीक, पक्का। अभी रुक जाइए, लीजिए। सुधा जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है यूसीसी को लेकर? आगे कुआ पीछे खाई, ऐसी स्थिति है क्या वाकई में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। स्टैंड क्लियर करिए। नमस्कार जी, आप सबको नमस्कार। आपने जो बीच में जब आपके स्क्रीन पे चल रहा है तिलक जी, वो बहुत बेहतरीन है। आपने लिखा है प्रधानमंत्री का गेम प्लान सेट, तीसरी कसम की तैयारी या सिविल कोड की बारी। अच्छे, मतलब जो ये आपने हमने लिए है ना, वो इतने बेहतरीन है। तीसरी कसम किस फिल्म में क्यों और कैसे ली गई थी, वो भी परिस्थितियां आपने एकदम क्लियर कर दी। मैं हर बार कहती हूँ, मैं आपकी इन चीजों की इतनी मतलब फैन हूँ मैं आपकी, कि आप हर बात के जो छुपे हुए अर्थ को निकाल देते हैं ना, कि पूरी होगी यूसीसी वाली कसम, पीएम मोदी दिखाएंगे दम। और जो दूसरा था गेम सेट, इन तीनों को लेकर मैं गेम अपने कांग्रेस के स्टैंड की बात करती हूँ। आप जानते हैं 31 अगस्त 2018 को हमारे 21वें जो विधि आयोग था, उसका समय समाप्त हुआ था। उसने जो सबमिट किया था, उसमें लिखा गया था कि जो भारतीय संस्कृति की विविधता है, उसमें जितने भी विशिष्ट समूह या कमजोर वर्ग जितने भी हैं, उसमें जो उसने अपना परामर्श जो भी कुछ दिया था, उसमें लिखा था उन्होंने कि इस विरासत को सहेज के रखने की जरूरत है और ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उससे अलग है। और आखिरी में लिखा गया था उसमें कि ये फैसला लिया जाए कि जो भी मामले हैं उनमें हितधारकों के विचारकों को लेके इसकी जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखा जाए। ये 2018 की बात है, ठीक है ना। उसके बाद 22वां विधि आयोग आता है, वो लोगों से विचार मांगता है। ठीक। अब मैं चाहती हूँ कि जब 18 से 23 तक आने में, कृपया मुझे बताएंगे कि 370 को लेकर क्या लिखा गया था? मैं आ रही हूँ। देखिए अभी जो आपकी टॉपिक है, पहले उससे बात कर लो। अच्छा, मतलब 370 पे बात नहीं करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपसे किसी प्रश्न को लाने या टालने की बात ही नहीं करती हूँ। मैं अभी जो बात कर रही थी, फजील भाई एक मिनट, आप सुधा जी की काबिलियत को ना हल्का मत समझिए। बहुत निष्पक्ष पत्रकार है, मैं जानता हूँ। आप बहुत निष्पक्ष पत्रकार हैं, बहुत अच्छे, काफी लंबे समय से हम लोग साथ डिबेट कर रहे हैं, काफी दिन बाद बुलाया आपने हमको। 371 ये भी तो देश का संविधान, मणिपुर हमारे देश का है ना। फजील भाई, आपने जो सवाल उठाए, अब उत्तर मैं उसका दूंगा तो आप कहेंगे कि तुम बीजेपी प्रवक्ता बन गए। एक मिनट मेरे भाई, आपने सवाल उठाया, गौरव जी उसका उत्तर दे देंगे। एक मिनट तो रुकिए आप।
और सुधा जी की काबिलियत को कम मत ताकिए, बहुत समझदार प्रवक्ता है। अभी देखिए कैसे घुमा देंगे सवाल को। सुधा जी बात पूरी करिए। नहीं बिल्कुल नहीं, आपका सवाल जहाँ है वही स्टैंड करेगा, बिल्कुल नहीं। मैं धनोज जी की तरह शब्दों में नहीं खेलूंगी, कहीं बात को कहीं और नहीं ले जाऊंगी। शब्दों का खेल तो धनोज भाई बहुत अच्छा करते हैं। ला सकता है, एक प्रधानमंत्री यूसीसी नहीं ला सकता क्या? धनोज भाई मैं आपकी बड़ाई कर रही हूँ, मैं आपकी इस चीज के लिए बहुत फैन हूँ, इससे नाराज मत होइए, मैं अपनी बात का उत्तर दे दूँ। तो क्या धनोज भाई आप बहुत अच्छे, फिर वही बात। डॉक्टर धनोज गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं डॉक्टर धनोज, एक मिनट प्लीज। गौरव जी के पास अभी मैं गया भी नहीं, एक मिनट अपनी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट डॉक्टर धनोज, एक मिनट। अच्छा कोई नहीं रोक पाएगा, एक मिनट तो रुको। सुनिए सुनिए धनोज भाई, धनोज भाई, अरे 9 साल जब 3-4 महीने बचे हैं तब आपको याद आया है? आप क्या प्रवक्ता है भाजपा के? क्या आप ही लेके आने वाले हैं क्या? डॉक्टर धनोज बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या? मतलब एक मिनट रुक जाओ ना। ना सही अरे हिंदू, यहाँ हिंदू मुसलमान की डिबेट हो रही है। अरे हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदू मुसलमान की डिबेट है। यूसीसी हिंदुस्तान है, मैं हिंदू हूँ। और जो यूसीसी का सुनिए डॉक्टर धनोज, आप हिंदू है ठीक है, अच्छी बात है, मुझे धर्म मत बताइए, मुझे धर्म मत बताइए, मेरा नाम तिलक है, ठीक? अब ये मत बोलिए कि हाँ अब चुप, एक मिनट चुप। सुधा जी प्लीज। जी तिलक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ पे धनोज भाई की बड़ाई की थी और कुछ नहीं कहा था। दूसरी बात, जब बात की जाती है, जब आपसे कोई ड्राफ्टिंग की बात की गई, मेरा प्रश्न है कि आखिर 9 साल तक अचानक आपको चीजें याद क्यों आती है? गेम प्लानिंग अचानक क्यों होती है? ठीक, मणिपुर पे कोई चीज नहीं हो रही है, लेकिन विधि आयोग अचानक आपसे एक राय मांग लेता है। 18 में आपका 21वां विधि आयोग समाप्त हुआ कार्यकाल, इतने 18 से लेकर 23 तक पहुंचे, तब आपसे विचार मांगे जा रहे हैं। आखिर आप बताइए तिलक जी, क्या ये प्रश्न नहीं उठता दिमाग में कि इतने वर्षों तक सवाल मेरा एक बार फिर से सुनिए सवाल को। यूसीसी को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मैंने कहा कि ड्राफ्ट लोगों के प्रारूप बताया जाए, दिखाया जाए कि आखिर वो किस आधार पे, जो हमारे संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, आपकी स्वतंत्रता के हक की बात करते हैं, उनके बातों को लेते हुए, जहां पे जब इसकी बात आज तो पहली बार आई नहीं है, ये यूसीसी की बात संविधान में की गई है। सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूँ, उत्तर नहीं आ रहा। स्टैंड क्या आपका? प्रारूप का स्टैंड क्या है? प्रारूप कैसा है? किस तरह से हम चाहते हैं इस पे लगाना? क्या जो 21वें विधि आयोग आप यूसीसी के पक्ष में है या नहीं? मेरा स्टैंड सुनिए, स्टैंड क्या है? मैं स्टैंड बताते रही हूँ। क्या 21वें विधिक आयोग के द्वारा दिए गए कंक्लूजन को ही आधार बनाया जा रहा है? अगर वो आधार है तो कांग्रेस तो पहले ही कह रही थी कि कांग्रेस का पूरा मानना था कि जो आदेश जो उसके आयोग से हम आगे जाएंगे। ओके, अब गौरव जी को सुनिएगा, बहुत देर से आप सबको सुन रहे थे वो, क्योंकि सत्ता वो है, सवाल उनसे है। गौरव जी इतना डराते क्यों हैं आप? 370 को लेकर इतना भय का माहौल, मंदिर को लेकर इतना भय का माहौल, यूसीसी को लेकर इतना भय का माहौल, ये इतने डराने की जरूरत क्या है? बोले तिलक जी। सर देखिए तिलक जी, जिससे देश के व्यापक जनमानस का भला हो, देश का भला हो, यदि वो डर के माध्यम से भी हो जाए तो ये डर अच्छा है, ये होना ही चाहिए। अच्छा, किसको डरा रहे हैं आप? कॉमन नहीं, मैंने बोला जिससे देश का भला हो, व्यापक जनमानस का भला हो, मैं भले की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हो कि डर अच्छा है, डरा किसको रहे हो आप? किसी झूठ से भी अगर व्यापक जनमानस का भला हो तो वो झूठ भी अच्छा है। आपकी गौरव जी, आपने कहा कि हम डरा रहे हैं, तो डर अच्छा है, तो किसको डरा रहे हो? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये डर अच्छा इसलिए है कि अगर व्यापक कोई ऐसा कानून बने जिसमें समान नागरिक संहिता हो, और देश का वो वर्ग, वो पक्ष, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या किसी धर्म या किसी जाति का हो, अगर उसको कानून के माध्यम से कोई हक मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, आपने कहा ना कि डर अच्छा है, तो डरा किसको रे? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, बस बात सारी। डराने की बात तो आपने की है ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि डर अच्छा है। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप क्यों डरा रहे हो, तो आप कह रहे हो कि डर अच्छा है, तो किसको डरा रहे हो? समान नागरिक संहिता पर चर्चा हो रही है, और जिसकी मांग माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1985 में भी की, 1991 में भी की, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने 2010 में भी की, और अभी शायरा बानो के केस में 2017 में भी की। तो माननीय उच्चतम न्यायालय और न्यायालय हमारे किस करके कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड लाओ,
और हाँ, एक मिनट नीति अब हमारे आप ये कह रहे हो ना कि देश चाह रहा है कि दुहाई देते हैं ये लोग। आप कह रहे हो ना कि देश नीति चाहता है कि नियामक यूसीसी ले तत्वों में- आओ। गौरव जी आप कह रहे हो ना कि देश चाहता है कि यूसीसी ले आओ, आप कह रहे हैं ना। मुझे एक बात बताइए, तो फिर ये उत्तराखंड में क्यों लेकर आ रहे हो? आप पूरे देश में ले आओ, कौन रोकता है आपको? ये देखिए, कौन सा प्रयोग है? कृषि कानून तिलक जी आया था ना, हाँ। केंद्र ने लाया था, हाँ। लेकिन वो राज्यों का विषय था, वो ऑप्शनल था, राज्य उसको नहीं, चाहे कृषि तो लागू करे, स्टेट चाहे तो ना सब्जेक्ट है। लागू करे। ठीक, मैं आपकी बात मान गया, स्टेट लेकिन सब्जेक्ट था। यूसीसी पूरे और- देश और- में लागू क्यों नहीं? फिर आप नहीं, पहला और प्रयोग UCC भी- आप उत्तराखंड में प्रयोग कर रहे हैं। आप जिस राज्य में जाते हैं वहां कहते हैं कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। आप नहीं, पूरे गोवा देश में में तो कानून पहले से लागू है। करो ना, कौन रोक रहा है आपको? फिर? गोवा में पहले से है यूसीसी, गोवा में पहले से है, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में पहली बार आ रहा है। पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर रहे सर? जब आप कह रहे हो कि पूरे देश में एक कानून, तो फिर पूरे देश में लागू करिए ना। जब विधि आयोग ने मांगा है, सबसे सुझाव मांगा है, तो जाहिर सी बात है पूरे देश के लिए ही मांगा है। और जब सबके सुझाव आ जाएंगे तो अपना प्रारूप तैयार करेंगे। और वो कह रहे हैं आप 24 का एजेंडा सेट करें। फजील अहमद कह रहे हैं 24 का एजेंडा सेट हो रहा है। देखिए, राम जन्मभूमि के लिए ये लोग कहते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बन रहा है, 370 नहीं हटाएंगे, 370 भी हट गया, 35A भी हट गया। और सब तरह कोई ना कोई चुनाव आता और जाता रहा है, तो चुनाव को मानक रख करके फजील अहमद पहले आप, फिर डॉक्टर धनोज और सुधा जी आपके पास आऊंगा। फजील अहमद जी सुना आपने, क्या कह रहे हैं गौरव जी? देखिए, इन्होंने नया पार्लियामेंट बनाया। सुनिए, गौर से जरा सुनिएगा, काफी दिन से हम लोग का कन्वेंशन गैप हो गया थोड़ा। नया पार्लियामेंट बनाया, एक अखंड भारत का फोटो लगा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत चले आए और कहे कि भाई ये अखंड भारत क्या है, नेपाल कहाँ जाएगा? बोले जुमला नंबर 2 है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, खाली फोटो लगाया। ये जुमला नंबर 2 है। जुमला नंबर 1 क्या था? 15 लाख रुपए वाला। ये जुमला नंबर 2 है। अब ये तीसरा है जुमला नंबर 3, यूसीसी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा था कि एक विधान एक संविधान, 370 समाप्त किया, लेकिन 371 को छोड़ दिया, जिसकी वजह से मणिपुर आज जल रहा है। यदि 371 भी खत्म हो गया होता तो मणिपुर में ये बात नहीं होती, नागालैंड में ये बात नहीं होती। किसी भी उत्तरांचल के में कोई जाकर उत्तर प्रदेश का जमीन नहीं खरीद सकता। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा था मणिपुर के अलग से बात कर लीजिए ना सर। सुनिए, जब कहा कि जीएसटी लाएंगे, जीएसटी लाए ना, होता नहीं है, 2014 से पहले जरूर नहीं लगता कम से कम प्रदेश कुछ तो अपने जब ऊपर चीजों को लिया इन्होंने करिए। कहा था कि एक टैक्स एक नेशन, एक नेशन एक टैक्स। इनकम टैक्स आज भी लग रहा है, घूस टैक्स आज भी लग रहा है, टोल टैक्स आज भी लग रहा है, नगर पालिका का मणिपुर टैक्स जल रहा है आज भी तो लग रहा है। फजील भाई का हर तरह मुस्कुराहट टैक्स आ रहा है। और चावला जी, इनका पेट्रोल दलील पे आज देखिए, भी चालू है। फजील भाई का अरे दलील क्या बता रहे देखिए हैं देश को भाई? कि- प्रधानमंत्री नहीं, ने कहा इनका कि दलील देखिए, कर्नाटक दलील। के चुनाव में भी इन लोगों ने कहा था कि हम यूसीसी लाएंगे। अभी देख क्यों चल रहा है? क्यों आपने कहा ये जुमला, अच्छा ये जुमला है। एक मिनट उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों के इन लोगों ने जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, सरकार का धर्म है कि नहीं, राजधर्म है कि नहीं सुरक्षा देना, मुसलमानों को वहां से भगाया जा रहा है। उत्तराखंड में मुसलमानों को भगा रही है। क्या बात करते हैं? फजील भाई, एक मिनट क्या सरकार का धर्म नहीं है कि सत्यापन किया जाए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जमीन खरीद रहा है? तो आप उसको घर से बाहर करके सत्यापन करेंगे, उसको मार के सत्यापन करेंगे, उसका घर जला के सत्यापन करेंगे, उसको जेल में डाल के सत्यापन करेंगे। कोई नियम है ना, सुरक्षा देना तो सरकार का राजधर्म है। एक जाति का एक आदमी हो। आप यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं या विरोध में? ये जानना चाह रहा हूं आपसे। आप बात को क्यों घुमा रहे हो? फजील भाई, एक सांसद कह रहे हैं कि हमारा तो अपना ही कानून है, यानी कि शरिया कानून, या फिर देश संविधान से चलेगा? शरिया कानून नहीं, ये लोकतंत्र, भारत साहब, बाबा साहब अम्बेडकर कानून है देश के अंदर। कोई एक आदमी बोलता है, बोलने दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों तो देश, आप मानते हैं ना कि देश को यूसीसी की जरूरत है, तो बहस खत्म हो जाती है। देश को यूसीसी की जरूरत है, बोलिए। हमारी बहन ने कहा कि ड्राफ्ट आएगा तो हम बात करेंगे। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि ड्राफ्ट आने दीजिए, फिर बात करेंगे। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं, गोवा के अंदर हिंदू 2 शादी कर सकता है ना, गोवा के अंदर है ना कि हिंदू 2 शादी कर सकता है। अगर इनको भी छूट मिल जाए 2 शादी करने की, तो इनको भी दिक्कत नहीं है। ये भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो बात फजील अहमद कह रहे हैं। डॉक्टर धनोज, यही है। देखिए, भय का माहौल नहीं पैदा किया जा रहा। इन लोगों के देखिए, इनके वर्सन अभी फर्स्ट सेशन में क्या बोला, ड्राफ्ट आ गया। मणिपुर में आग लग रहा है तो उस पर फजील जी ने कहा कि मुस्कुराते हुए कोई संवेदना नहीं है।
मणिपुर जब संवेदना कभी तो कह रहे कि 371 क्यों नहीं समाप्त कर दिए? 371 समाप्त होता, ये झगड़ा नहीं होता। 371 नहीं समझते आप, भूल गए आप? सुनिए पहले सुन तो लीजिए। आपने बोला मैंने सुना, आपने बोला मैंने सुना, मुझे भी तो सुन लीजिए। अरे मुझे भी तो सुन लीजिए। 1976 में इंदिरा गांधी पावरफुल लेडी कहलाती थी प्रधानमंत्री, लाया ना धर्मनिरपेक्ष। अब नरेंद्र मोदी सुपर पावर प्रधानमंत्री कहलाते हैं, यूसीसी ला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? आपत्ति क्या है? आप क्या बोल रहे हैं? आपत्ति क्या है? अरे क्या बोल रहे हैं? मैं जो बोल रहा विषय हूं पर आइए, नहीं बोल डॉक्टर रहा। धनोज विषय पर आइए। आज का विषय यूसीसी है। हमारा यूसीसी, हाँ। यूसीसी का मतलब क्या है? विषय पर आइए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फजील भाई को है 4 शादी करना है, लेकिन हमको है इसको 4 शादी नहीं करने देना है। देश में हम आप पहले सरकार सुन लीजिए ना, आपसे सवाल कर रहे हैं। आपको 4 शादी करना है, मैं आपको 4 शादी नहीं करने दूंगा। आप विपक्ष हैं, इसलिए यूसीसी आपको जरूरी है, तो अधिग्रहण के लिए यूसीसी जरूरी है, आपको। संचालन आप के वही चाहते जरूरी हैं कि है, आपको भी 4 बच्चे गोद में लिखने जरूरी है। मैं तो आपको कह रहा हूँ जगह जमीन के लिए तय करना जरूरी है। आज कोई भी आता भारत में रहने के लिए और वो कब्जा कर लेता है, इसलिए यूसीसी जरूरी है। आज भारत को यूसीसी इसलिए जरूरत है क्योंकि पहले जो लोग आकर भारत में है उनको जाना ही पड़ेगा। भारत का जो नागरिक है वो भारत में रहेगा, एक समान रहेगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं किसी के होगा। पास 50 एकड़ जमीन है, उसको नहीं बांटना है पूरे देश को। जमीन जो 50 एकड़, तो वक्फ बोर्ड में जो जमीनें हैं पूरा का पूरा शहर वक्फ बोर्ड के अंतर्गत दे दिया गया 1992 में। हम तो किसी का नाम उसकी नहीं ले जमीनें रहे। छुड़ाने पहले मैंने भी नाम नहीं लिया, गौरव जी नाम लेने बताइए। मैंने भी नाम नहीं लिया था। मैंने तो धार्मिक गुरुओं की बात की है। हो जाएगा फजील भाई वक्फ बहुत बोर्ड की लोगों का जमीन, कल्याण हो जाएगा कपिल भाई। बिल्कुल कपिल भाई बहुत लोगों का कल्याण होगा। तो पहले वहां से जमीन खाली कराने की बात उठाइए, आवाज उठाइए। सब वो जो भी ये- वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो गवर्नमेंट की चीज है। आप ये बताइए, फजील भाई ये देखिए फजील भाई लाइव में कमेंट आ गया। लाइव में 1 मिनट पढ़ देता हूँ फिर सुधा जी के पास। ऑल इंडिया मुस्लिम वो कह रहे हैं गवर्नमेंट की बॉडी है कि एक प्राइवेट मिनट बॉडी गौरव है? जी, गौरव जी 1 मिनट। लाइव में कमेंट आया है, कह रहे फजील भाई जामा मस्जिद के इमाम साहब के पास जितनी संपत्ति है उनको दान करवा दीजिए, लीजिए। अरे वो सरकारी प्रॉपर्टी, उनको जानकारी नहीं है। हाँ। जितनी भी वक्फ ठीक। बोर्ड, सुन लीजिए, सुधा जी, वक्फ बोर्ड की ये- प्रॉपर्टी सरकार की है, ये- उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। अगर वो ये सारी स्टॉक संपत्ति एक मिनट सरकार फजील उससे भाई, टैक्स सुधा जी को भी सुन लो ना आप, 1 मिनट सुन तो लो। सुधा जी, अगर मगर किंतु परंतु, वो आजकल चलता है ना वो मास्टर स्ट्रोक, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, मास्टर स्ट्रोक। अगर ये वाकई में 24 से पहले सरकार ने इस मास्टर स्ट्रोक को चल दिया, फिर क्या होगा? देखिए, आपने चूंकि राजनीति में इसको मास्टर स्ट्रोक शब्द दिया है तो मैं उसी बात कर लेती हूँ। हो सकता है सामने वाला समझ रहा हो कि मास्टर स्ट्रोक है, हाँ, लेकिन जो बैट्समैन है वो तैयारी ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ। स्ट्रोक कहाँ लगना है नहीं लगना है भी डिपेंड करता है, लेकिन ये तो बात हो गई अलग कहने की। हाँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी पहले कानून बने थे उस परिस्थिति में कैसे उसका काम किया गया था, कैसे लोग थे, क्या हुआ था, तब की चीजें अलग थी। जब हम उसमें संशोधन के शब्द आते हैं तो उसका मतलब जब आगे हम बढ़ेंगे जो जो चीजें बदलेंगे उससे हम उसमें उसका बदलाव करेंगे। मैं शुरुआत से स्टार्टिंग से मैंने कहा कि जब हमारा 21वां विधिक आयोग हमें कंक्लूड कर चुका था कि इसकी उतनी जरूरत नहीं है, आपने पूरा पढ़ा होगा तिलक जी, मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने पूरा उसका अध्ययन किया होगा क्योंकि उस आयोग ने क्या कहा था। उसके बाद 18 के बाद से हम 19, 20, 21, 22, 23 तक पहुंच जाते हैं। चुनाव का समय आने वाला होता है। आप बताइए उस विधिक आयोग में जितने भी लोग होंगे काम ही कर रहे होंगे, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो काम नहीं कर रहा था। अचानक इन 18 से लेकर 23 तक के बीच में इस पे हम और आप बहस करने क्यों नहीं बैठे, या बहस करने का मास्टर स्ट्रोक क्यों नहीं बनाया गया? क्या एक प्रश्न नहीं बनाता है? मैं तब भी कह रही हूँ, गौरव जी 18 से 23 तक वो ये कह रहे हैं कि आपको किसने रोका था? 19 के बाद प्रभु राम की कृपा से हैं, फिर से सत्ता आई, पूर्ण बहुमत से आई। 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा कि कॉमन सिविल कोड जल्दी लाओ, इस पर ड्राफ्ट तैयार करो। हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय का बार बार निर्देश रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पर बोला है। ऐसा नहीं, क्योंकि इस तरह की कई कानूनी पेचीदगियां आती हैं, जैसे राजस्थान का जो केस था जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था एक मीणा पुरुष था और पत्नी ट्राइबल नहीं थी। कोर्ट के कहने से सरकार नहीं चलती ना गौरव जी, ऐसा तो नहीं होता ना कोर्ट जो आदेश करे वही। आप तो कोर्ट के आदेश के उलट भी अध्यादेश ले आते हैं।
लाते हैं ना। सिविल कोड तो हमारा शुरू से रहा है। जब तालिबानों का मामला हुआ था उस समय से हम लोगों ने मांग शुरू किया, उस समय भी विरोध किया। गौरव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप तो कोर्ट के आदेश से नहीं चलते ना, कि कोर्ट के आदेश से चलते हैं। आज आ रहा है तो इसका स्वागत करें, आज आ रहा है तो इसका स्वागत करें, इस पर अपनी टिप्पणी दें, अपनी राय दें। लेकिन देखिए तिलक जी, असली बात क्या है? क्या 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ, टर्की का खलीफा हार गया अंग्रेजों से, और भारत के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया गया केवल खलीफा के प्राइड को खड़ा करने के लिए। और उसके बाद लगातार ये कांग्रेस पार्टी अपीजमेंट की राजनीति करती रही और उनके चौखट पर जाकर के नाक रगड़ती रही। इन्हें ऐसा लगने लगा और चल रहे हैं मुस्लिम समाज में भी चंद लोग ऐसे हैं जो इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बगैर उनके सरकार और अदालतें चल ही नहीं बहुत सकती। जरूरी है। तो इसलिए आज ऐसे फैसले आए। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। एक मिनट गौरव जी, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे। हम चर्चा करेंगे सर, बहस क्यों कर रहे हैं, हम चर्चा करेंगे ना। एक मिनट सुधा जी, लाइव में कमेंट आया कि 1955 में हिंदू कोड बिल लेकर आई, तो फिर आप 1955 के बाद अब तक मुस्लिम कोड बिल की वकालत क्यों नहीं की आपने? इस सवाल का मुझे यही लग रहा है। हाँ, वो कह रहे कि मुस्लिम कोड बिल भी ले आते। बिल्कुल तिलक जी, जब ऐसे प्रश्न होते हैं ना, देश की स्वतंत्रता के बाद, संविधान बनने के बाद, इस देश पे जबकि पूरा विश्व ये कह रहा था, आपने पढ़ा होगा कि क्या पता ये देश वापस अपने आप को चला पाएगा कि नहीं, हमारे पास संसाधनों के नाम पे कुछ भी नहीं था, हमें फिर से अपने आप को खड़ा करना था। उस वक्त में सोने की देश चिड़िया भी को कहा गया हमें। कन्वर्जन का अधिकार दे दिया गया। कैसी बात है, सोने की चिड़िया का सब कुछ कहा हिंदू गया था, कोड आपको बिल मालूम कौन है? लेकर आया? इन्हें कन्वर्जन का अधिकार दिया गया। डॉक्टर धनुष, गलत सवाल है। नहीं प्लीज मैं बोल लूँ तिलक जी, मुझे बोलने दीजिए। धनुष जी बोलना शुरू करें तो फिर किसी को सुनेंगे नहीं, इसे मैं बोल लूँ पहली बात कि उस वक्त जब स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, मतलब सुधा जी के मैं बोलना शुरू करूंगा, इसको बोलने मैं तो इनको 75 साल से सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। कई प्रधानमंत्री को मैंने देखा एहसान कर रहे हैं क्या? मतलब देश के संविधान को फजील भाई कि वो सरकारी जमीन पर बोलता, आपको सम्मान लेना भी सरकारी नहीं जमीन आता है तो सरकारी जमीन पर हिंदुओं को क्यों नहीं कुछ बनाने देता है? आप ये वक्फ बोर्ड वाले अभी फजील भाई बोल रहे थे कि सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन पर हिंदुओं को क्यों नहीं कुछ बनाने देता? सरकारें चलती हैं, आप लोगों को तो पता नहीं लगता है। यूसीसी आज का डिमांड है, यूसीसी आज का डिमांड है, जो चीज आज की जरूरत है यूसीसी आज का डिमांड है, यूसीसी आज का डिमांड है। जब दो सांसद हुआ करते तब से डिमांड है तो कितनी कांग्रेस ने मांग लिया, कांग्रेस की सरकार ने क्यों यूसीसी मांग लिया? आज से मांग हो रही यूसीसी का, यूसीसी का मांग आज से है, ये नहीं मांग है, मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि हाँ ये मांग आज की है, अगर यूसीसी आज की मांग है मुझे बता दीजिए। मैं तो 1952 की बात कर रहा हूँ, मैं तो 1950 की बात कर रहा हूँ। एक मिनट हिंदू कोड बिल आया। एक मिनट डॉक्टर धनुष प्लीज एक मिनट। हिंदू कोड बिल आया तो मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं? सवाल ये था सुधा जी। मैं यही तो पूछिए सुधा जी से ना, बोल लीजिए। उनके पास औरंगजेब का फतवाए आलमगीर था पहले से, और उसी आधार पर वो मध्ययुगीन कानून के आधार पर चल रहा है। अपना मुसलमानों के जाने के बाद, मुगलों के जाने के बाद इसमें अंग्रेज थे। नहीं पर्सनल लॉ है। एक मिनट फजील भाई, फिर वही तो बात होगी ना, देश संविधान से चलेगा या पर्सनल लॉ से चलेगा? सबका अपना अपना पर्सनल लॉ है। नहीं देश संविधान से चलेगा, पर्सनल लॉ से चलेगा? भाई हिंदू का अपने धर्म के आधार पर जीवन जीने का अधिकार है, मुसलमान को अपने धर्म पे जीने का तो हिंदू कोड बिल का मतलब क्या था? जैन को, पारसी को, जितने भी अब एक केवल मजहब में है। हिंदू धर्म में कर्तव्य है, हिंदू धर्म में लॉ नहीं है। पहले कहा था हिंदू धर्म में जीवन जीने की शैली जो है वो कर्तव्य पर क्या आधारित है। एक नया डिमांड आया बस, बाकी सबके अपने पर्सनल लॉ है। अच्छा एक डॉक्टर धनुष देखिए, एक बात खंडन करूंगा मैं, फजील अहमद जी एक बार बार बोल रहे हैं सबका पर्सनल लॉ है, सिर्फ मुस्लिमों का है,
हिंदुओं का मंदिर तक भी कानून से चलता है, कानून से चलता है हिंदुओं का मंदिर भी। मुस्लिमों का सब कुछ बिना ब्रेक का है, मनमानी है। आप बोलो सरकारी है वक्फ बोर्ड, तो सरकारी है तो हिंदू वहाँ क्यों नहीं कुछ कर सकता है? मुझे जवाब दीजिए आप। मजहब है, वक्फ बोर्ड में हिंदू अपना कुछ क्यों नहीं कर सकता है? माय डियर फजील, आप मुझे जवाब दीजिए। इंडिया वॉइस के हिंदू के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। डॉक्टर धनोज का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज कनेक्ट करिए। सबसे ज्यादा अधिकार तो हिंदू को ही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट गौरव जी, यानी यूसीसी को लेकर आप लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, ठीक? इसका राजनीतिक असर पड़ेगा लगता है आपको चुनाव में 24 में? देखिए, किसी भी निर्णय का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी प्रकार के असर पड़ते हैं, लेकिन इसको चुनावी फायदे या नुकसान की दृष्टि से देखना उचित नहीं है, क्योंकि ये नहीं, आप कह रहे पड़ते हैं असर, तो मैं मानू ना कि पड़ेगा असर। क्यों 522 साल से राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, जब देश आजाद नहीं था। तो गौरव जी, वो आपके आदेश पे थोड़ी ना हुआ, वो तो कोर्ट के आदेश पर हुआ ना। हाँ, कोर्ट के आदेश पर लागू हुआ, लेकिन संघर्ष किसने किया? संघर्ष हम लोगों ने किया ना, हम लोगों ने किया ना संघर्ष। एक तरफ कार सेवकों को मारने वाले खड़े थे, एक तरफ कार सेवकों को मारने वाले खड़े थे, और दूसरी तरफ राम को नकारने वाले खड़े थे अदालत में, और तीसरी तरफ हम लोग उसकी वकालत कर रहे थे लगातार 15 साल। अभी राम मंदिर को लेकर बहस नहीं है, मतलब है यूसीसी को लेकर आपने कहा इसका पॉलिटिकल फायदा होगा। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कि सबके अपने प्रभाव होते हैं, जिसको जिस नजरिए से देखना है देखे, लेकिन ये सब हमारे लिए, हमारे देश के प्रतिष्ठा, हमारे देश के संप्रभुता से जुड़े हुए सब विषय है, और उसको दृष्टि से, उस दृष्टि से जो भी कानून लाना होगा। आप स्टेटमेंट बदल दिया गौरव जी ने, आपने गौरव जी ने, एक मिनट, डॉक्टर धनोज वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल, सामाजिक नजरिए से, सांस्कृतिक नजरिए से फर्क पड़ता है, पॉलिटिकल असर पड़ता है डॉक्टर धनोज इस तरह के विषयों में। देखिए मेरा एक ही चीज कहना है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ इंदिरा गांधी जी का। हाँ, इंदिरा गांधी जी का दूंगा। जब नसबंदी लाया तो वो सिर्फ हिंदुओं का नसबंदी कराई, मुसलमानों का नहीं करा पाए। वो इतनी बेबस लाचार थी, एक भी मुस्लिम का उन्होंने नसबंदी नहीं करा पाया। आपको कैसे पता? अरे हमें पता नहीं, आपको कैसे पता? ये कहाँ से लेकर आते हो? पढ़ाते हैं, उनका सारा डिटेल है, सारा डिटेल है। मैं तो वही बता रहा हूँ, फजील भाई कहते हैं कि वक्फ बोर्ड सरकारी है, तो सरकारी है तो क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या उस पर हिंदुओं का अधिकार नहीं है? पूछिए इनसे, क्या वक्फ बोर्ड सरकारी है जनाब? सरकारी है तो क्या हिंदू से वंचित है? हिंदू से वंचित रहेगा? इनसे पूछिए। अब दूसरी बात, संविधान की बात करते हैं, दूसरी बात, सबका अपना अपना धर्म है, लेकिन हिंदू का धर्म कानून जो है संविधान से चल रहा है, मंदिर का संचालन कानून कर रहा है। लेकिन एक मस्जिद मुझे बता दीजिए जिसका संचालन भारतीय कानून कर रहा हो। ये दोहरी चाल नहीं चलेगी। यूसीसी जरूरी है, यूसीसी इसलिए जरूरी है, अगर भारत में रहना है तो यूसीसी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है, क्योंकि अब भारत का एक ही नाम है। एक शुरू कर लीजिए फजील भाई, अपना स्टैंडर्ड चेक कर लीजिए, आपको यूसीसी में रहना पड़ेगा, क्योंकि यूसीसी की मांग आज की नहीं है। आप 1926 देख लीजिए, 27 देख लीजिए, 49 देख लीजिए, यहाँ तक कि जब शिमला समझौता हो रहा था तब भी डिमांड हुआ था। जी भाई बताएं, सीए में किस लिए सड़क पर बैठे थे? सीए के आंदोलन में किस लिए बैठे थे वही बता दें। सीए के आंदोलन में किस लिए सड़क पर बैठे थे? एक मिनट गौरव जी प्लीज, एक मिनट डॉक्टर धनोज, एक सेकंड, एक मिनट। लाइव में कमेंट आया है, कमेंट ये आया कि भाई कांग्रेस ने जो गलतियां की उसका फायदा बीजेपी उठा रही। 370 राम मंदिर और यूसीसी के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून, यह गलती कांग्रेस की थी, इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। सुधा जी, क्या ऐसा ही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सुधा जी। जी देखिए तिलक जी, जो सत्य है कि हम सरकार में नहीं हैं, ये सत्य आपको भी पता है, सबको पता है कि हम सरकार में नहीं है। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है, इस पे चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें हर बार करते करते हो सकता है छूट गई हो, जिनको जनता चाह रही हो, नहीं हुआ। हाँ। लेकिन अगर जब सबको समझ में आया तो एक काम करते हैं ना सुधा जी, ये लाइव डिबेट में दर्शक सुन भी रहे हैं क्योंकि कमेंट आ रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप यहाँ से बोलिए हम सत्ता में आएंगे, यूसीसी लाएंगे।
देखिए फिर वही बात, तिलक जी आएंगे तो जो काम उस वक्त के लिए सबसे जरूरी होंगे, क्योंकि आज का तो यूसीसी जरूरत नहीं है ना? परिवर्तन कानून कर्नाटक में हटा दिया। आप बोलिए ना, यूसीसी जरूरी है कि नहीं? तिलक जी मैं बता रही हूँ क्या जरूरी है इस वक्त में। मणिपुर जल रहा है, उसको रोकना जरूरी है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार देना जरूरी है। 1 करोड़ की नौकरियां सरकारी है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो जरूरी है। लेकिन उन सबको 2018 से लाके 23 में फिर से यूसीसी बात करने लगे। आपको करना था यूसीसी 2018 में, जो उसके परामर्श आए थे, काम क्यों नहीं किया गया? जरूरी क्या है ये करने की जरूरत है तिलक जी, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आज की जरूरत क्या है उसके हिसाब से काम करना है। आप भी जानते हैं 1 करोड़ किया तो आप क्यों किए रहे हो ये विषय? 1 मिनट सुधा जी अब वो राजनीतिक पार्टी है, नहीं राजनीतिक एनजीओ तो है नहीं। नहीं, किसने कहा एनजीओ? कोई एनजीओ नहीं है। हाँ, राजनीतिक पार्टी का तो आप भी राजनीतिक पार्टी है ना? आपसे मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, एक मासूम सा सवाल है, उत्तर दीजिए। आप सत्ता में आएंगे, यूसीसी लाएंगे कि नहीं लाएंगे? आप 10 साल बाद लाइए। सत्तासीन जो लोग हैं उनसे कह रहे हैं प्रारूप ले आइए, बताइए क्या कहाँ कैसे होना है। आप रोक लोगे? के अनुच्छेद आप रोक लोगे? 370 को लेकर रोक पाए आप? नहीं, किसी ने नहीं रोका। कौन रोक रहा है? अगर नहीं रोक पाओगे ना तो कुछ भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो संविधान को नहीं मानेंगे तो आपको तो एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना। ये वही वाली स्थिति हो गई, ये डॉक्टर धनोज वही वाली स्थिति हो गई। फिर फाइनल कमेंट जो फजील भाई ने शुरू में उत्तर जिसका चाहा था गौरव जी से, उसी पर आऊंगा। लेकिन डॉक्टर धनोज ये वो वाली स्थिति हो गई सुधा जी की, कांग्रेस की। भाई मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर है, राहुल जी कहते हैं, ठीक, लेकिन प्रियंका जी ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति। प्रियंका जी नर्मदा के पूजा करती हैं, आरती करती हैं, और हनुमान जी की गदा वहां लगती है, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी गदा। फिर कहते हैं नहीं हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। यानी कि एक तरफ मुस्लिम लीग सेकुलर हो गई और दूसरी तरफ धर्म की राजनीति नहीं, और वहां पे गदा लगी हुई है बहुत बड़ी। ये गजब स्थिति है सुधा जी। जीवन में पूजा करने का अधिकार नहीं पूजा करिए, वो फिर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। डॉक्टर धनोज जल्दी से, फिर मैं फाइनल फिर 5 मिनट अलग से दूंगा गौरव जी को। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड में कह दूंगा, मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। ये लोग तो मुझे कहते बहुत बोलते हैं। देखिए वोट लेने के लिए वोट लेने के लिए हर कर्म कांड करने को तैयार है। अरे फजील भाई शांत हो जाइए ना, ये लोग क्या जितना बोल रहे हैं, आप शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए ना फजील भाई बोलने दीजिए, समय कम है। अरे समय कम है, अब तो ऐसे ही आपकी बोलती बंद होने वाली है, चुप रहिए ना। यूसीसी में रहना पड़ेगा आपको, सिर्फ धनोज जी का ऑडियो रहेगा। देखिए चावला जी, जब इन लोगों को वोट लेना होता है, मेरा हिसाब आप समझ गए होंगे, सुधा जी को जब वोट लेना होता है तो सारे कर्म कांड कर लेते हैं, जनों भी कोट पर धारण कर लेते हैं, माथे पे तिलक भी लगा लेते हैं, उसी माथे पे सब कुछ कर लेते हैं, कसम भी खा लेते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। और अभी क्या रोकने की क्षमता तो इनको जनता ने रखा ही नहीं। अब सिर्फ गौरव जी का ऑडियो रहेगा, सबका ऑडियो नीचे। फजील भाई आपसे मैंने कहा था, आपने जो सवाल उठाया था उस सवाल का जवाब मैं पक्का लूंगा, ठीक। मैं ना मुझे है न्याय संगत बात होनी चाहिए, तराजू सबके लिए बराबर, ठीक, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। गौरव जी जो बात फजील भाई ने कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि भाई आप जो देश के अहम मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह के एजेंडे लेकर आते हैं। आरोप का आधार यह था कि देश में महंगाई, उदाहरण के तौर पर मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कुछ महंगाई के आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं और देश को भी उसका उत्तर दीजिएगा। महंगाई को लेकर कुछ आंकड़े हैं, अगर प्लीज प्ले कर पाए। उदाहरण के तौर पर आटा 2013 में 22 रुपए का था और 2023 में 44 रुपए का हो गया। मेरे सहयोगी भी कई बार सो जाते हैं, प्लीज मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर हम प्ले कर पाए। गौरव जी मैं माफी चाहूंगा, कई बार हमारे सहयोगी भी व्यस्त हो जाते हैं। आटा 2013 में 22 रुपए का था और 2023 में 44 रुपए का हो गया। और इसके बाद अब आंकड़े और आपके सामने आएंगे। आटा जैसे कि मैंने बताया 2013 में 22 रुपए का था, 2023 में 44 रुपए का हो गया। फुल क्रीम दूध 39 रुपए वाला 66 रुपए का हो गया। देसी घी 300 वाला
600 के पार पहुंच गया। सरसों का तेल 90 वाला 150 रुपए हो गया। अरहर की दाल 80 रुपए वाली 170 पहुंच गई। रसोई गैस 410 वाली, जो 410 रुपए में रसोई गैस थी, वो 1100 के पार हो गई। पेट्रोल 66 था, 97 हो गया। डीजल 52 था, 90 हो गया। सीएनजी 35 थी, 74 हो गई। और पीएनजी 24 थी, 50 हो गई। प्लीज गौरव जी स्क्रीन पर। गौरव जी तिलक जी देखिए, नहीं सवाल एक बार, गौरव जी एक बार सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन। ये आंकड़े क्या वाकई जो बात फजील भाई कह रहे थे कि आप ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे ले आते हैं, क्या महंगाई वाकई मुद्दा है देश के लिए? तरीका है कि किसी सरकार के ऊपर महंगाई का आरोप लगा करके उसको नीचा दिखाया जाए। 2013 में महंगाई की दर क्या थी तिलक जी? 13% थी। हाँ। 13% थी। आज क्या है? 4% है। हाँ। जो आरबीआई का स्टिपुलेटेड मानक है उसके बहुत नीचे है। और जरा यूरोप की महंगाई की दर आज की देखिए क्या है, वो 10 से ऊपर है। अमेरिका की क्या है? 10 से ऊपर है रिसेशन में। और जो इनके तथाकथित जो यानी 410 रुपए वाला सिलेंडर अगर 1100 रुपए में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको, उसका भी जवाब दूंगा। जिन्होंने रिफॉर्म लाया अर्थव्यवस्था में, जो रिफॉर्म लाने का श्रेय जिनके ऊपर जाता है, मनमोहन सिंह जी जब वो आए थे तो 28% थी, 28% महंगाई की दर थी। फॉरेन रिजर्व हमारा कितना था? आज फॉरेन रिजर्व हमारा रिकॉर्ड स्तर पर है, 600 बिलियन के ऊपर है। आज हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? 670 बिलियन कर रहे हैं। आज भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन हो गई है, जर्मनी को पीछे छोड़ दी। सर आप बताइए, प्रति व्यक्ति 4 ट्रिलियन 3.75 को पार कर रही है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई हमारी। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास हम पहुंच चुके हैं। गौरव जी एक मिनट, गौरव जी एक मिनट। देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर लगभग 65 सालों में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 9 सालों में सिर्फ एक प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का कर्जा 3 गुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज मात्र 9 साल में लिया गया। प्लीज कनेक्ट करिए गौरव जी का फोन। प्लीज गौरव जी का फोन कनेक्ट करिए। फोन कनेक्ट हो रहा है। फजील भाई यही सवाल थे ना आपके? कोई आपत्ति तो नहीं? फजील भाई का ऑडियो। फजील भाई, इसीलिए तो आपसे हम बहुत खुश रहते हैं, आप बहुत निष्पक्ष आदमी करके। नहीं सवाल बहुत अच्छी बात है आपने पूछा। 155 लाख करोड़ है वो। गौरव जी अब मेरी आवाज आ रही है सर? गौरव जी जी आवाज कट देती है, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, आपकी सरकार में कर्जा 3 गुना हो गया सर। ये वाला आंकड़ा भी तो क्या सच्चा है या झूठा है? नहीं, पहली बात तो किस सोर्स से ये आंकड़े लाए हैं? पूरी तरह से टोटल फर्जी आंकड़े हैं, उनका कोई आधार नहीं है। फर्जी आंकड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं बता रहा हूं सर फर्जी, आपने जिसे फर्जी आंकड़ा कहा, 2014 में सरकार पर कुल कर्ज, नहीं आप करेक्ट कर दीजिएगा ना सर। गौरव सर आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं करेक्ट करिएगा। वो आसमान से आते हैं, वही लाती है वो सब आंकड़े, उसका कोई आधार नहीं होता सर। मैं सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं लाता हूं सर। एक मिनट सर। 2014 में सरकार पर कुल कर्ज था 55 लाख। ये तो ठीक है, 55 लाख करोड़ का कर्जा था, मैं गलत तो नहीं हूं? अब यह कर्जा बढ़कर 155 करोड़ रुपए हो गया। यह हिसाब तो गलत नहीं है ना कि यह भी झूठ है? ठीक है, तो इस हिसाब से देख लीजिए सर, पिछले 9 साल में देश में 181% कर्ज बढ़ा। तो मैंने गलत कहा? तिलक जी बहुत सिंपल सा फार्मूला है। कहां हम 2013 में थे दुनिया की अर्थव्यवस्था में? 11वें नंबर पर थे। 11वें नंबर का धनी देश था, या 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी भारत। आज कहां है? आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है भारत। आप ये बताइए कि इकोनॉमी का साइज बढ़ा या घटा? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिस कर्ज की बात कर रहे हैं, जितना कर्ज है भारत के ऊपर, उससे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है भारत का। आप ये मत भूलिए कि इसी देश में अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ गया था एक समय में। चंद्रशेखर जी की सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ गया था।
और उस समय मात्र 1 सप्ताह का ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। आज लगभग 600 सर बिलियन मैं डॉलर का बता फॉरेन देता रिजर्व हूं, है आप भारत के करेक्ट कर पास। दीजिएगा सर, बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, करेक्ट कर दीजिएगा। 2014 और 2022 तक 33 लाख करोड़ रुपए से 50 लाख करोड़, यानी कि 9 साल में विदेशी कर्ज 19 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो कर्ज भी बढ़ता है, लेकिन उसको रीपे करने की क्षमता भी उसी तुलना में तुलना में बढ़ती है। और प्रति व्यक्ति आय भी आप देखिए हमारी दुगना हुई है। कुल मिलाकर ओके आपने अपनी बात रखी। फाइनल कमेंट 10 सेकंड, यानी कुल मिलाकर यूसीसी आएगा पक्का है सर? आना चाहिए, देश हित में बहुत आना चाहिए, और ये सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे उसके आगे। भारत के आंतरिक सुरक्षा, भारत की डेमोक्रेसी के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, सर सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे, अधिकार के लिए यूसीसी का होना बहुत आवश्यक है। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन फजील भाई की शिकायत भी दूर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धनोज जी, आपका भी, सुधा जी आपका भी, और गौरव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक देश एक विधान, आखिरकार कौन परेशान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।